अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चनों में चले थे, जल्दी से करते हैं अपने, क्योंकि समय काफी निकल चुका है और आज ये पूरे करने अपने को। 2017 पे अपने आ चुके थे क्वेश्चन, अपना 7 कल के तक हो चुके थे, आज का 8वां क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये कर चुके हो आप। याददाश्त में लाओ, अगर गजनी जैसे हालात नहीं है तो कल याद किया, कल किया था आपने ये क्वेश्चन। 4-3 खर्चे का अनुपात, आय का अनुपात है, खर्चे का अनुपात 3-2, बचत 6,000। कुछ याददाश्त में आ रहा है? कल वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन रिपीट हुआ 15 के बाद 17 में फिर से आया ये क्वेश्चन। लेकिन उसमें क्या था कि दोनों की अलग अलग आय पूछी गई थी और यहाँ पर दोनों का टोटल पूछा गया। क्लियर है बात? तो बता सकते हैं कि यहाँ बिना रफर के काम करते हैं। पहले क्या है? खर्चा कितने का जो गैप आया वो अनुपात में 1 का। इसी प्रकार से दूसरे का आय 3, खर्चा 2, अनुपातिक अंतर कितने का, और उस एक अनुपात की वैल्यू 1 का 6, जबकि दोनों का टोटल कितना है। और 7 अनुपात की वैल्यू पूछा तो आपने 6,000 से गुणा किया तो रिजल्ट हुआ कितना, 42 है क्या? बिल्कुल। कौन सा किया तो था ना कल वाला, जल्दी में किया, कोई ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं है बात अपने, क्योंकि ये रिपीट हुआ है इसलिए ज्यादा एनर्जी लगाएंगे नहीं, चलते आगे। ए बोतल में द्रव की 20 लीटर मात्रा है, इसमें द्रव ए की 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है, फिर उतना ही बी डाल दिया जाता है, फिर से मिश्रण में 4 लीटर निकालते हैं, फिर वापस बी डाल देते हैं, और ऐसा करने से रेशो कितना आएगा ए और बी का। क्योंकि बात की हुई नहीं इसलिए समझने का प्रयास करो। मैं मेरा जो मौखिकली क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। पहले क्वांटिटी अपने पास में कितनी थी, और इसमें अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का द्रव होने की बात कही, वो कौन सा है? क्योंकि यही तो बाहर निकाल रहे हो आप। पूरा का पूरा यूं कह सकते हैं कि एक अपने पास में कोई क्वांटिटी थी, पानी की मान सकते हैं या दूध की मान सकते हैं, और हम दूध को शुरुआत करते हैं। 20 लीटर दूध था, इसमें से दूध आपने बाहर निकाल दिया कितना। अब मेरा क्वेश्चन यह है कि कितना अंश बचा है दूध का, हिस्सा कौन सा। मैं देखो क्वांटिटी नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं हिस्सा कौन सा बचा है, दूध का हिस्सा बचा कौन सा है। अगर आपने 4 लीटर बाहर निकाल दिया तो क्वांटिटी 16 लीटर ठीक है, हिस्सा पूछ रहा हूं। 4 गया, बचा कितना, 16 लीटर, कितने में से, और 16/20 कितना होता है, 4/5 बचा। समझ में आ रही है क्या बात? आपने 20 लीटर क्वांटिटी ली थी, उसमें से 4 लीटर बाहर निकाल दिया तो वो मात्रा बची कितनी अपनी, 4/5। क्या ये प्रक्रिया फिर से की आपने? अब आपने जैसे यहां से 4 लीटर ये बाहर निकाला, बी मात्रा जो है 4 लीटर वापस डाल दिया, क्वांटिटी अभी भी कितनी होगी, 20 लीटर। लेकिन दूध की मात्रा तो अभी इतनी ही है कि नहीं है, दूध की मात्रा तो इतनी है। इससे फिर ये प्रक्रिया की गई, दोबारा से आपने 4 लीटर बाहर निकाल दिया 20 में से, तो फिर से मात्रा कितनी बची अपने पास में, 4/5। क्या ये प्रक्रिया आपने 2 बार की, 2 बार हुआ है। तो क्या कहा जाता है, क्वेश्चन जब आपको एक ट्रिक्स के रूप में समझाने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए क्या कहा जाता है कि जो क्वांटिटी होती है वो लिखो, कितना लीटर है, 20। अब पूरी क्वांटिटी हिस्से के रूप में कितना होता है, एक हिस्सा होता है। इसमें से आपने दूध निकाल कितना दिया था, 4 लीटर, कितने में से निकाला, 20 में से, और कितनी बार किया ये काम आपने, 2 बार, तो पावर 2 आया। अब इसे हल करेंगे, कितना आ रहा है अपने पास, 1/5, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू 4/5 आएगा, पावर कितनी है, 2। क्या हम ये लिख चुके? तो क्यों इसे याद करना है, समझने का प्रयास करो। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब आप किसी क्वांटिटी में से 5 लीटर मात्रा बाहर निकाल देते हैं, 20 में से 5 लीटर जब बाहर निकाल दिया तो बचा कितना हिस्से के रूप में, 20 में से 5 गया, कितना बचा, 15। कितने में से, 15/20 का वैल्यू कितना हुआ, 3/4। ये हिस्से वाली बात समझ में आ रही है क्या? अगर आए तो ठीक, नहीं तो ये रहा अपने पास में। यहां से आगे हल करें तो 20 × 16 बटे में
25, 5 से 4, 5 से 5 कितना हुआ अपने पास में 64/5। क्या है अब 64/5 ये कौन बता पाएगा? एक की मात्रा 20 लीटर पहले पूरा था ये आपका, इसमें से पहले 4/5 हुआ 2 बार, तो वो जाके मात्रा बची कितने अपने पास में 4/5, सॉरी 64/5। तो क्या हम बी की मात्रा बता पाएंगे? क्योंकि टोटल क्वांटिटी तो अभी 20 ही हो रहा है, 4 ही निकालते 4 ही डालते 4 ही निकालते 4 ही डालते, क्वांटिटी अभी भी 20 है। तो इस 20 में से जब 64/5 अपने पास में ए मात्रा है तो बी कितनी है बताने के लिए क्या आएगा? क्या 36/5 लिखना समझ में आएगा? लघुत्तम खतरनाक है कि नहीं आपके? 20 5 100, 100 में से 64 गया 36/5। ये किसकी मात्रा है? ये किसकी है? बी की। अब इनके बीच में हमसे क्या पूछा गया है? रेशो पूछा गया 64/5, 36/5। 5 से 5 कैंसिल हुआ, आगे कुछ कटेगा क्या? 4 से कट जाएगा, 9 चौके 36, 16 चौके 64। रिजल्ट कितना प्राप्त हुआ? 16। बात कुछ पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? बिल्कुल रिपीट करेंगे। मेरा पहले यहां से क्वेश्चन के साथ साथ चलना शुरू करो। ये क्या है? क्या जी? हमारी टोटल क्वांटिटी, और पूरी जो क्वांटिटी थी उस क्वांटिटी के अंदर कौन सा पदार्थ था? ए था। कितने लीटर था? बात सही है यहाँ पे। 20 में से आपने 4/5 क्यों लिखा? क्योंकि 20 में से आपने 5 लीटर बाहर निकाल दिया, सॉरी 4, 4 निकाल दिया, तो 20 में से 4 गया, बचा कितना? 16। कितने में से? तो आपका हिस्सा कौन सा बचा? 4/5। ये तब जब एक बार हुआ। फिर आपने ये जब 4 लीटर बाहर निकाला तो उसके बदले में उतनी ही मात्रा वापस डाल दी, यानी ये तो बाहर गया था ए मात्रा 4 लीटर, और थोड़ी देर बाद में आपने बी जो है वो 4 लीटर वापस डाल दिया। ये 4 लीटर गया, वो आया वापस, क्वांटिटी कितनी होगी? 20 लीटर होगी। अब फिर से आपके पास क्वांटिटी 20 लीटर है। अब ये 20 लीटर में कौन है? अकेला ए, या इसमें ए के साथ साथ बी भी है? ए के साथ साथ बी भी है, क्योंकि आपने 4 लीटर डाला। अब इसमें से फिर आपने 4 लीटर बाहर निकाल दिया, कितने में से? 20 में से 4 निकाला, बचा कितना? कितने में से? फिर से हिस्सा कितना आया? 4। क्या ये 2 बार आया? इसलिए हमें पता चला कि हमारी जो ए मात्रा है इस कैन के अंदर वो 20 का 4/5 2 बार। अगर ये प्रक्रिया एक बार और करता तो पावर 3 लगा देते, एक बार और करता तो 4, और अगर सिर्फ एक बार करता तो फिर 4/5 आना था अपने पास में। तो ये आया 64/5। क्या है कि ये मात्रा हमारी बची हुई है। अब जिसमें ए और बी दोनों है, इसमें ए की जो मात्रा है वो 64/5 है, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी तो 20 ही है, तो 20 में से ये जब ए गया तो बी कितना बचा? इसका जवाब आया 36। अब इसने ए और बी का रेशो पूछा है, तो जिन दोनों की जो क्वांटिटी है वो हमने उठाई और रेशो प्राप्त किया। तो कितना आया? 16। बाकी ज्यादा हेडक नहीं रखना, क्योंकि हमने शायद मिश्रण को पढ़ा नहीं। सही कह रहा हूँ क्या? क्लास में मिश्रण की सीट हमने की नहीं, तो कोई बात नहीं। अभी जैसे अनुपात खत्म हो गया, रेशो के बाद में मिश्रण टॉपिक, या जब भी समय मिलता है मिश्रण को मैं दोबारा पढ़ाऊंगा आपको, या पहली बार पढ़ेंगे इसको। तो ये हुआ 9 क्वेश्चन नंबर 2020 तक। तो अब तक की जो बात करें अपने पास में अभी कोई ज्यादा विशेष अभी तक देखने को मिला नहीं। और आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चनों का जो स्टेटमेंट होता है वो बड़ा शानदार होता है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है, क्वेश्चन इजी रहता है। पर जैसे जैसे हम अपने देश के नजदीक आ रहे हैं चीजें बढ़ती जाएगी। पर ये क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो मेरे ख्याल से आप सभी विद्यार्थी कर सकते हैं, भले पहली बार गणित पढ़ रहा है तब भी चाल प्रयास कर सकता है वो। क्या किसी एक राशि को बांटना आएगा? बांट दो फिर जल्दी से।
पहले अनुपात को हल कर लो। क्या अनुपात भिन्न में पढ़े जा सकते हैं आपके द्वारा? उसको हल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 किससे गुणा कर दें? 12 से क्या दिक्कत है? तो हाँ, पर छोटी संख्या अच्छी थोड़ी ना लगती है आपको। क्वेश्चन को मुश्किल कैसे बनाना है ये टारगेट ज्यादातर रहता है। 2 से हुआ 6, 4 से 3 9, 6 से 2 10। क्या ये रिजल्ट प्राप्त हुआ? 6 9 10 प्राप्त हुआ। क्या इस रेशो में, इस अनुपात में ये नहीं बांट सकते? जबकि पूछा है अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच का अंतर कितना है, तो अधिकतम और न्यूनतम का अंतर कितने का है? क्या हमें 4 अनुपात की वैल्यू पूछ रहे हैं? पर क्योंकि जो 2500 है वो कितने अनुपात की वैल्यू है? टोटल कितना है? 25 ही तो है। टोटल अनुपात 25 है, 25 का भाग देंगे। पूछा किसका है? 4 का। अगर वो a का पूछता तो 6 से गुणा कर देते। यहां से आया 4 से गुणा, तो सीधा सीधा रिजल्ट आया कितना जी? 4। ये तो बड़ा आसान है जी। अगर हम ये कहें तो ये तो एक सामान्य एग्जाम जैसा दिया गया क्वेश्चन अपने पास में, जो प्रत्येक विद्यार्थी करेगा, तो ये तो संभव था अपने लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आराम से पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, फिर शायद तक मुझे क्वेश्चन भी समझाना पड़ सकता है। 3 बिंदु है P, Q और R एक सरल रेखा पर इस प्रकार से है कि P, Q और QR का रेशियो 3:5 का है। यदि P, Q और PR के संभाव्य मानों की संख्या n है तो n किसके बराबर है? मतलब n के संभावित रिजल्ट कितने हैं ये हमसे पूछ रहा है, अनुपात नहीं पूछ रहा। आगे आप अपना किसी प्रकार का काम करो, उससे पहले मुझे बताओ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई क्या क्या पूछ रहा है, और करना क्या वो तो समझ से बाहर हुआ होगा। आइए एक चीज देखते हैं। उसने ये कहा ना कि सरल स्ट्रेट लाइन में है, ये कहा, पर क्या उसने ये कहा कि कॉर्नर कौन से हैं? क्या उनकी जगह फिक्स की? नहीं की। बस यही क्वेश्चन था यहां पर। आप तीन, आपने क्योंकि क्रमचय संचय टॉपिक पढ़ा है, प्रायिकता भी पढ़ लिया था, क्या आप जानते हैं कि 3 को जगह रोटेट करेंगे तो कुल कितने रिजल्ट प्राप्त होंगे? आपस में जगह चेंज करेंगे तो कितने प्राप्त होंगे? 3 फैक्टोरियल यानी 6 प्राप्त हो जाएगा। पर हमें 6 नहीं लिखना। मैं एक बार P और R को कॉर्नर दे देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं दोनों को Q से कंपेयर किया है, और सामान्य आप भी शायद ये लिखते कि Q बीच में लिखते। यहां से रेशो प्राप्त हो गया ये 3 का, और ये क्या प्राप्त हो गया? 5 का। चलो ये पहला क्वेश्चन करते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन अपनी है तो क्या पी क्यू और क्यू आर का रेशियो 3:5 संभव है? अगर अभी डायग्राम थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो इसको सही कर देते, 5 वाले की लाइन बड़ी कर देते। ये हो गया अपने पास में आर। पी क्यू और क्यू आर के बीच का रेशियो 3:5 था। अगर ये हमारी स्टेटमेंट है, ये लाइन है, तो क्या ये हम बता सकते हैं? पी क्यू रेशियो पी आर कितना होगा? पी क्यू की वैल्यू 3 है, पी आर की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो। चलो पहला भाग। पर जैसा हमने कहा कि क्या इनकी ये जगह फिक्स है, वो जरूरी नहीं, क्योंकि इसने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि इसने शर्त केवल एक रखा था, स्ट्रेट लाइन है, वो तो है। पर अगर हम क्रम बदल के देखें और मैं दूसरा एक डायग्राम और बना के देखता हूं, अगर मैं यहां पर P और यहां पर R और यहां पर Q रखूं तो उसने कहा पी क्यू जो है 3 है और पी क्यू आर जो है वो 5 है। ये तो नहीं होगा। अगर हम यहां से जगह और चेंज करें इनकी, तो पी क्यू 3 है, और अगर यहां से देखो पी क्यू 3 है, क्यू आर 5 है, तो इस केस में पी आर 2 भी हो सकता है ना? तो यहां आर पी क्यू, अगर मैं ये कहूं तो पी क्यू जो है वो 3 है, पी आर 2 है। ये संभव है क्या? अभी आपने ये कहा कि आपने इनकी जगह बदल के दी, आर यहां आ रहा था उसमें गड़बड़ हो रहा था,
अगर इसमें कहे कि पी आर पी जो है वो 2 है और पी क्यू अगर 3 हो तो इस अनुपात को अभी देखो सही हो रहा है क्या? पी क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। पी क्यू की वैल्यू 3 है और क्यू आर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 5। क्यू आर की वैल्यू 5 आ रही है क्या? बिल्कुल सही है अपने पास। अब इस केस में उसने हमसे क्या पूछा है? पी क्यू अनुपात पी आर वो कितना है? पी क्यू अनुपात पी आर कितना है? तो कितना आ रहा है? 3:2। और उसने ये पूछा है कि इस क्वेश्चन के संभावित रिजल्ट कितने हैं। तो हमारे पास 2 प्राप्त होगा, या 3:2 होगा या 3:8। तब जब वो ये ना कहे कि रेखाएं पी आर है। अगर रेखा पी आर है इसका मतलब क्यू उसका मिड पॉइंट में है। अगर क्यू बीच में है तो केवल एक रिजल्ट, और क्यू की जगह फिक्स नहीं है तो 2 रिजल्ट। अब इसे ये घुमाना मेरा समझ में आया क्या? आपको उस अनुपात को इस लाइन के साथ सेट करना है, जगह बदलते हुए देखना है कि अनुपात क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही किस में है और आप कितने रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। संभावित रिजल्ट का मान पूछा था तो हमारे पास जवाब आता है कितने? बी यानी 2 प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आई? अगर मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वो ये कह देता कि क्यू पी आर के मध्य में है फिर केवल एक रिजल्ट। अगर इनमें से किसी की जगह फिक्स कर देता तो रिजल्ट एक था। जगह जगह फिक्स नहीं है तो आप घुमा घुमा के रखो, आप उनके रिजल्ट प्राप्त करो। पी आर क्यू आर जो भी आए उनका रिजल्ट पहले ये देखो आ रहा है क्या, और अगर आ रहा है तो फिर आप ये बता सकते हैं। और संभावित रिजल्ट का ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। और शानदार तो नेचुरल सी बात रहेंगे ही रहेंगे जब इस एग्जाम के क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं। तो जितना बड़ा पर्सन आंसर उतना ही छोटा है। 2 कथन दे रखे हैं आपको, पी क्यू और आर के अनुपात में वितरित की गई है। क्या पी क्यू आर की कोई वैल्यू दी? क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो ना आप? यहां से दिखाई दे रहा है ना? क्वेश्चन सही दिखाई दे रहा है? तो मैं ये पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए कि क्या पी क्यू और आर की कोई वैल्यू दे रखी है क्या अपने को? नहीं दे रखी। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। आप अपनी तरफ से कोई भी आंकड़ा ले सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि अगर ए ये कहता है कि जो P है वो Q और R से अधिक है, P का जो मान है वो Q और R के जोड़ से बड़ा है, तो मान लीजिए हम कोई ऐसा रिजल्ट लेते हैं जिनका इन दोनों का जोड़ से ये बड़ा आ जाए। तो अगर मान लीजिए ये हम 3 लें और ये हम 2 लें तो ये 6 लें, तो इस केस में बताना कि क्यू आर का जो जोड़ है वो P से छोटा है क्या? ये बात सही है क्या कि अगर P का मान Q और R से अधिक होगा तो उस केस में A का अंश सबसे ज्यादा मिलेगा। सही है ये बात? तो बिल्कुल होगा। अब वो कहते हैं कि अगर एक बार इसी को चेक करते हैं, देखो आंकड़े अपने तरीके से सेट करें तो गलत भी हो सकते हैं, दोबारा रखने पड़ सकते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर वही क्वेश्चन आपका बना रहे तो R का जो मान है P और Q से कम है, P और Q का जोड़ करें, P और Q का जोड़ करें तो R का जो मान है वो सबसे कम आएगा या उससे कम आएगा। तो ये अपने पास में पहले P था, ये Q था, ये R था। इस केस में P Q का जोड़ कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। 8 और R क्या उससे कम है? बिल्कुल है। इस केस में अगर ऐसा हुआ तो क्या C को सबसे कम वैल्यू मिलेगी? C यानी R। अगर किसी राशि को बांटना है तो मुझे बताइए यहां सबसे ज्यादा धन किसको मिलेगा और सबसे कम किसको मिलेगा? याद करके आए हो क्या? आर क्यों बोल रहे हो? दिख तो क्यों रहा है मेरे को कि जिसके अनुपातिक वैल्यू कम है उससे कम मिलेगा, ज्यादा उसको ज्यादा मिलेगा। तो सबसे कम किसको मिला? ज्यादा किसको मिला? ये कोई अनुपात हम याद थोड़ी ना करेंगे, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर यही वैल्यू ऐसी होती 632, अब बताइए बी कथन सही है कि गलत है? अब बी सही है कि अगर आप इन दोनों का जोड़ करें और वो इससे ज्यादा हो उस केस में इसे सबसे कम धन मिलेगा, ये कहना है। तो क्या हमेशा मिलेगा? आपने केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल करते हो, कोई 2 पदार्थ मिलाए जाते हैं, एक नया कलर निकल के आता है, क्या एक ही बार करने से वो फाइनल रिजल्ट हो जाता है क्या?
उस प्रैक्टिकल को 2-3 बार दोहराया जाता है, जब सभी में एक जैसा रिजल्ट प्राप्त होता है तब निष्कर्ष लिखा जाता है। हम ये कह रहे हैं कि जब अगर ये रेशियो होता तो उस केस में आर सबसे कम है, ये बात है गलत है। लेकिन अगर ये सिचुएशन होती तो आर सबसे कम है, ये कहना बिल्कुल सही है। तो कभी सही है और कभी नहीं, उस केस में इस कथन को क्या मानेंगे? वो ये कह रहा है कि P प्लस क्यू से आर कम हो। P प्लस, देखो P प्लस क्यू से आर कम है, ये बात ठीक है, इसमें भी है। लेकिन वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो C को न्यूनतम अंश मिलेगा, मतलब C को सबसे कम वैल्यू मिलेगी। हाँ देखो ये पहले सेट है, किसी भी प्रकार से बदल दो, आप कुछ भी लिख लो, 5 7। अब इन दोनों के जोड़ से अगर ये बड़ा करोगे तो इसकी वैल्यू तो हमेशा इनसे ज्यादा ही रहेगी, कुछ भी हो किसी भी केस में। लेकिन ये सबसे कम रहे ये जरूरी नहीं है। एक बार तो आपने Q को सबसे कम वैल्यू दी और एक बार सबसे कम है R को दी, तो वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो C को न्यूनतम अंश मिलेगा। ये गलत है, क्योंकि C के बजाय कभी कभार B को भी मिल सकता है, कभी C को भी। तो ये हमारा कथन गलत हुआ और सही कथन कौन सा केवल है? A अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 12। अब है तो सारे तर्क वितर्क वाले, मैथ के साथ में अपने को तर्क वितर्क करना पड़ रहा है, प्रॉपर्टी को ध्यान रखना पड़ेगा। जो चीजें समझ से बाहर हो रही हो उनको मैं ये कहूंगा कि एक बार देखते रहो अच्छे से, और आप इस चीज का अनुभव लो कि ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यदि हमारा ये टारगेट है तो। बड़े आराम से पढ़ लो, लाइन पढ़ने पढ़ने में भी अच्छा खासा समय जाएगा, और अनुपात बनाना है। ज्यादा समय अपने पास में है नहीं, क्लास खत्म करना है, इसलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत मैं करता हूं, बताते रहना समझ में आए तो। देखो सबसे पहले उसने कहा ए को मिली कलमों की संख्या बी को मिली कलमों की संख्या से दुगनी है। सबसे पहले काम क्या करना था, जैसे देखो इन प्रश्नों को जब करने की बात आती है तो रीजनिंग के अंदर जो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी जाती है, जिसको आप क्या कहेंगे, पहेली पे बने कह सकते, पजल पे बात सॉरी है ना, पजल पे बने क्वेश्चन जिनको करने की आदत है वो इस प्रकार के प्रश्नों को और अच्छे से समझ पाते हैं। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं। 6, मैं सभी 6 का नाम लिख रहा हूं, ए बी सी डी ई और एफ। बड़े अच्छे से एक एक लाइन को समझने का प्रयास करना, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा पिछली बातें कहीं ना कहीं गोलमोल ना हो जाए आपकी। आइए सबसे पहले यहां तक कि जब हमने लाइन पढ़ी तो मुझे बताइए किसका रेशो प्राप्त हुआ और कितना। अंडरलाइन की हुई लाइन को देखो, ए को मिली कलमों की संख्या बी को मिली कलमों की संख्या की दुगनी है, मैंने कहा रेशो कितना है? बिल्कुल जी, ए और बी का रेशो प्राप्त हुआ 2:1। सही है यहां तक। सी को मिली कलमों की संख्या से 3 गुनी है, किसकी? बड़ी अच्छी बात क्या है, इस पूरे पर्सन में इस ए को ही सभी से कंपेयर किया है, अकेले ए को। अब ए को सी के साथ देखो क्या कह रहा है, मिले कलमों की संख्या का 3 गुना है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, अगर एक देखो यहां से, अगर मैं यहां पर 3 गुने की बात करूं तो 3 जो गुणा आता है ना, मैं उस गुणा को पहले इसके साथ गुणा करता हूं। 3 गुना की बात आई तो मैंने लिखा 6। अगर इसको 6 मिले तो सी को कितना मिलेगा, लेकिन बी को? अगर आप देखो बड़े आसानी से बता रहा हूं, अगर आपको यूं लग रहा है ना कि मैं खंडित अनुपात बना के जोड़ दूं, संभव ही नहीं है क्वेश्चन करना, क्योंकि 6 व्यक्तियों को बात करो आपके सामने, जब मैं गुणात्मक वैल्यू उठाता हूं उसको सबसे पहले के साथ गुणा करो और एक नई वैल्यू प्राप्त करो, फिर इस लाइन के अंदर पूरा रेशो वापिस से प्राप्त करो। क्या इसने नहीं कहा था कि बी के पास ए से आता आएगा और सी के पास बी से तीसरा हिस्सा आएगा? और आगे बढ़ो, डी के साथ बात की, डी कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। अगर 4 गुना हो तो मैं कहता हूं जो गुणात्मक वैल्यू पहले इसके साथ गुणा करो, 6 चौके 24 हो गया। अब आ जाइए, अगर इसके पास 24 है तो बी के पास में बिल्कुल 12 आधा होगा। इसके पास में देखो कितना गुना, 3 गुना होना चाहिए, 3 गुना का मतलब 8, लेकिन इससे कितना गुना था डी से? 4 गुने का मतलब कितना आएगा?
6 आएगा। ये समझ में आ रही है क्या बात? अच्छा, इसे हल करके बताओ अंतिम रिजल्ट कितना आ रहा है। 3, 4, 6, 12 कटेगा कि नहीं कटेगा? तो कटने के बाद का मैं रिजल्ट लिख रहा हूं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 12। अगर यहां पर जैसे ही आपने 12 लिखा तो यहां पे अपने पास में आ गया। अब एक को अगर 24 के बजाय 12 दे दो तो और भी आसान। ये आधा 6, ये तीसरा हिस्सा 4, ये चौथा हिस्सा 3। कहां तक पहुंच गए? डी तक पहुंच गए। अब आ जाओ ए। ए को मिली राशि कितना गुना, किससे गुणा करना चाहिए? 5 से गुणा करना चाहिए। मैं गुणा करता हूं, 12 5 60 लिख देता हूं। तो जैसे मैंने यहां पे 60 लिखा, अब बताओ इसको कितना मिलेगा? आधा 23। इसको कौन सा हिस्सा? तीसरा हिस्सा है, कितना आ जाएगा? 20। चौथा हिस्सा 15। और ये कौन सा हिस्सा था? पांचवा। तो कितना हो जाएगा? 12 5 60। 12 5 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, 30 दुआ 60। वो दुगना तिगुना 4 गुना सब कुछ हो रहा है। आइए लास्ट में क्या आ जाता है? एफ को 6 गुना। एफ को 6 गुना। क्या यहां से आगे नई वैल्यू प्राप्त किए बिना भी ये 6 गुना प्राप्त हो सकता है क्या? अगर ए को एफ से 6 गुना मिला है तो एफ को ए का छठा हिस्सा मिला है। इसका छठा हिस्सा कितना होता है? और 10 का 6 गुना 60 होता है कि नहीं होता? सारे अनुपात प्राप्त हुए। 6 के 6 अनुपात प्राप्त हुए। अब वो क्या कहता है कि यदि एक्स को न्यूनतम कितनी कलम खरीदनी चाहिए कि सभी को मिले कलमों की संख्या सम हो। अगर मान लीजिए यही कलम की संख्या रहे तो इससे कम किसी को देना संभव है ही नहीं, क्योंकि पॉइंटों में जाएगा। तो ये तो ठीक है। अगर यहां की मैं बात करूं तो टोटल गिनना थोड़ा सा कितना हुआ? ये कितना हो रहा है? 147। 147 हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल टिक करना चाहिए। लेकिन तब जब हमने इस बात को ध्यान नहीं दिया और अगर ये नहीं पढ़ा तो 147 टिक करेंगे कि नहीं करेंगे? और मैंने हमेशा कहा कि किसी बड़े एग्जाम के अंदर हमेशा ऐसा रहता है कि गलत तरीके से पढ़े जाने के बाद में जो ऑप्शन आएगा वो वैल्यू मिलेगी। और इसके साथ में अपने पास में अब आते हैं और आगे। सम का मतलब क्या है कि प्रत्येक को सम, सभी में सम ही तो है। समस्या इसकी है, इसको 15 नहीं दे सकते तो डबल करो अपने पास में। अगर इसका हमने डबल किया तो इसका डबल हुआ 30, तो क्या बाकी सभी का डबल नहीं होगा? ये 24, ये 20, ये 40, ये 60 और ये 120। अब टोटल चेक करो कितना है, कितना आएगा अपने पास में? 294, ऑप्शन नंबर सी। तो ये अनुपात बनाने का काम। बात आ रही है समझ में? अब तक आपने छोटी छोटी चीजें क्या पढ़ी? खंडित अनुपातों को जोड़ना। एक दिया, दूसरा दिया, कॉमन क्या जोड़ दिया आपने? ज्यादा से ज्यादा 2 को जोड़ा, 3 को जोड़ा। पर यहां संभव नहीं था। स्टेटमेंट बड़ी क्यों बन रही थी? क्योंकि केवल एक अकेले व्यक्ति को सभी 500 से कंपेयर किया गया था। इसलिए वैल्यू को बदलते चलना था और वैल्यू के साथ साथ रेशियो प्राप्त करना था। अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूं और अच्छा अपने आप ही है लास्ट ईयर का जो एग्जाम अपने सामने। ऐसा ही एक और पर्सन, क्योंकि दो दो क्वेश्चन हर बार देखने को मिले अपने को। तो आइए दूसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगर आपको मैथ के प्रश्नों के स्टेटमेंट पढ़ने से डर लगता है तो फिर ये मान के चलिए कि स्टेटमेंट ही आएगी हर प्रश्नों के अंदर। और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट होगी, उससे संभालना पड़ेगा आपको। उसी प्रकार से क्रम। चलो मैं थोड़ा सा समय देता हूं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए, ताकि कभी कभार आप अपना भी तर्क रखें।
पहले दूसरे और तीसरे पॉइंट को पढ़ लो, क्वेश्चन हो जाएगा। इसे क्लियर कर दो पहले, क्योंकि किसी एक की फिक्स वैल्यू मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। 2600 बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं दूसरी लाइन क्या कह रहा है। क्या वही जो लिखा हुआ है ना? पी क्यू को टोटल कितनी, लेकिन ये भी कहा है कि पी ने जितनी नोटबुक खरीदी है उससे 5 कम क्यू ने खरीदी है। क्या आपके पास में ये क्वेश्चन कुछ ऐसे नहीं होगा कि P प्लस क्यू बराबर 21? P और Q में ज्यादा किसको है? P और Q में से ज्यादा किसको है? Q ने उससे कम खरीदी है, तो P में से Q घटा दिया कितना आएगा? जब ऐसा कभी क्वेश्चन सामने आ जाए तो आप जल्दी कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए कि आपकी जो टोटल वैल्यू होती है उसमें से पहले इसको घटा दो। कितना आ गया? 16। अब दोनों को आधा आधा कर दो, कितना हो गया? 8 8। अब किसी एक को वो वापिस 5 दे दो, तो क्या एक के पास 8 और एक के पास 13 हो गया? 13 और 8 कितना होता है? 14 15 16 21। और अंतर कितने का? 5 का। अब बताओ 8 किसके पास, 13 किसके पास? 8 जो आएंगे वो क्यू के पास, और 13 किसके पास में? क्या हमारी ये दो लाइनें क्लियर हुई? चलिए अब देखते हैं कि P और Q को किसी और से कंपेयर किया है क्या इसने। तो मैं 5वीं लाइन देख पा रहा हूं। पहले जिसकी वैल्यू मिली उसको, अगर, क्योंकि होता क्या, आपने जितना भी प्रयास किया, किसी ने क्या इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को क्रम से करने का प्रयास किया कि नहीं किया? पहले पहली स्टेटमेंट पढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। आपको स्टेटमेंट पढ़ने पे पहले ये ढूंढना था कि किसकी हमें फिक्स वैल्यू मिल सकती है और कौन सी स्टेटमेंट से। अगर किसी एक की फिक्स वैल्यू मिल जाए तो पूरा क्वेश्चन हल हो सकता है। हमने पी क्यू को लिया, अब ये देख रहे कि इनसे जुड़ा कोई एक व्यक्ति मिल जाए, तो वो यहां मिला अपने को। एक्स ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 5 अधिक नोटबुक पी ने खरीदी, तो क्या एक्स ने पी से 5 कम खरीदी? देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत पढ़ रहा हूं तो बता देना मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि इस 5वीं लाइन में ऐसा लिखा है कि एक्स ने पी से 5 कम खरीदी है, सही कि गलत है? तो कितना, 13 से 5 कम कितना हो गया? किसके पास में? एक्स, क्योंकि एक के पास 5 ज्यादा, दूसरे के पास 5 कम है। तो चलो ये 5वीं भी। अब एक्स से और किसके साथ रिलेशन बना सकते हैं वो देखते हैं। तो एक्स से पहले लाइन में भी काम बन सकता है। क्या लिखा हुआ है? एक्स ने जितनी खरीदी उससे 8 अधिक जेड ने खरीदी है। तो 8 अगर एक्स ने, तो जेड उससे कितनी ज्यादा ले रहा है? 8। कितनी होगी जी? अब एक लाइन बची है, वो भी क्लियर हो जाएगा। एक्स और वाई ने मिलाकर 28 नोटबुक खरीदी है। एक्स और वाई दोनों मिला दे तो 28 होना चाहिए, जबकि इसके पास में 8 है, तो इसके पास कितना होगा? क्या सारी नोटबुक होगी? बिल्कुल। आपको अगर समय है पेपर के दौरान, तो जैसे ही आप अपनी सारी वैल्यू बना दें, एक बार दोबारा स्पीड से इनसे कंपेयर कर लें कि क्या जो जो लाइन हमारी बनी है क्या वो सभी इसके अकॉर्डिंग है। और जब मिलान कर रहा हो दोबारा, तो फिर क्रम से चलो, फिर आगे पीछे मत करो। अब अपने बात करते हैं। तो टोटल कितना हुआ? 16 और 16 32 हो गया। 32 20 52 हो गया। 52 3 55 65 हो रहा है क्या अपने पास में? टोटल कितनी नोटबुक है? 65। टोटल नोटबुक है वो 65 है, जबकि वो कह रहे हैं कि प्रत्येक का जो खर्चा है वो कितना रुपए है? 40 रुपए। टोटल कितना खर्चा है ये बताने के लिए 65 को गुणा 40 से करते हैं। 0 5 के 20, 24 और 2 26। बिल्कुल बढ़िया। 2600 किसी और का आया था? बिल्कुल, जो 2600 पे पहुंचे, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए। ये थे अब तक के अपने आए सी सेट के क्वेश्चन अपने। तो अब आप ये जरूर कहोगे कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उनसे थोड़ा सा अलग है, तो वो तो रहेगा। इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा मैं आपके सामने इसलिए लेके आ रहा हूं कि आप अगर मार्केट में सीधे सीधे अंक गणित की या अर्थमेटिक से जुड़ी कोई भी गाइड उठाते हैं, उन गाइड को आप अगर उनको पढ़कर आपको लगता है कि हम सी सेट के क्वेश्चनों को कवर कर देंगे, तो ये गलत सोचना है अपने को। क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट या इस तरह के क्वेश्चन कभी देखने को ही नहीं मिलेंगे अपने को। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसी सीट भी मैं आपको प्रोवाइड करूं ताकि अभ्यास कर सके। पर उससे लिए जरूरी है, पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो आने चाहिए।
जब हमें अनुपात चैप्टर के बारे में ये नहीं पता कि अनुपातों को जोड़ना कैसे है, तो हम यहां तक की बात कैसे कर पाएंगे। तो जो आपके पास में पहले सीट है उसको पहले निकालिए। जब ये ए भाग निकल जाएगा, हम इसका बी भाग लेके चलेंगे, वो थोड़ा सा और आगे होगा। भले ही प्रश्नों की संख्या कम होगी, लेकिन ये तब होगा जब आपको ये लगे कि हम गणित कर सकते हैं। यदि अभी तक ये डर बना हुआ कि गणित के क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, जो करवा रहे हैं क्लास में वो भी नहीं हो रहे, तो ये तो बहुत दूर के सोचने की बात हो जाएगी। किसी प्रकार का डराने का काम नहीं है, आईना दिखाना मेरा फर्ज है। आपका आईक्यू अच्छा है, आप गणित का इंटरेस्ट रखते हैं, आप गणित को पढ़ सकते हैं, तो ही कर पाएंगे। यदि पहले दिन ही क्लास में किसी प्रकार का गणित डर लेके बैठे हैं, फिर मैं कहूंगा कि ये एग्जाम देखो, मैं तो आपको रोकेगा। और ये दिख रहा है, इसका कारण कि आपने इतने सारे क्वेश्चन किए, बाकी सब ठीक चला था, लेकिन जब 2011-12 की बात करें तो 2023 और 24 के साथ कंपेयर करोगे, कुछ तो फर्क आएगा ना। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, डिफिकल्टी भी बढ़ती जा रही थी, स्टेटमेंट भी बढ़ता जा रहा था। तो आज इतना ही, कल अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।